हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडिटरी में। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल के कुछ टॉपिक्स जो कि वन लाइनर हैं और थ्योरी में हैं, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ थ्योरी में लेके आई हूँ और बहुत अच्छी है थ्योरी। बस ये है कि रंगीन नहीं है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। नोट्स के ही तरीके हैं, आप चाहो तो हैंड राइटिंग से अपने लिख सकते हो। पहला है रीतिकाल से शुरू करते हैं। 1700 से 1900 ईस्वी तक और 1643 से 1843 ईस्वी तक हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसमें सामान्य रूप से संहार पर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। क्या है? समान रूप से संहार पर लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। पूछा जा सकता है कि कौन से काल में संहार काल की ग्रंथों की रचना हुई है, तो आपको पता होना चाहिए रीतिकाल में। परंतु इस काल की नामकरण को लेकर के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद भी हैं। सेकंड है कि उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम मिस्र बंधुओं आलकृत और काल को संज्ञा दी है। फिर है, इस पारिपाटी को आगे बढ़ाते हुए रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहना श्रेयस्कर समझा। इसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहना श्रेयस्कर समझा। फिर है, उत्तर मध्यकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संहार काल की संज्ञा दी है। उत्तर मध्यकाल को विश्वनाथ प्रसाद। पूछा जा सकता है कि किसने संहार काल की संज्ञा दी है उत्तर मध्यकाल को, तो आपको पता होना चाहिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। नेक्स्ट है कि इसी संदर्भ में अत्यंत हास्यास्पद परंतु उत्तर मध्यकाल को काल की संज्ञा दी है तथा खुद को विवादों के घेरे में खड़ा किया है। रमाशंकर शुक्ल रसायन ने। किसने? रमाशंकर शुक्ल रसायन ने। आगे बढ़ते हैं। फिर रीतिकाल का विभाजन कब और कैसे किस किस लेखकों ने किया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पॉइंट है कि प्रमाणिक और वैज्ञानिक विभाजन करने का श्रेय शुक्ल को मिला। मतलब कि पूछा जा सकता है कि वैज्ञानिक जो प्रमाणिक है वो किसको मिला था श्रेय, तो शुक्ल जी को मिला था। इन्होंने इसकी रीतिकाल कहते हुए दो सुस्पष्ट खंडों में विभाजित किया है। रीतिकाल को दो खंडों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्य में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि फिर उन दोनों को दो दो काल खंडों में और विभाजित कर दिया गया। जो रीतिकाल और रीति मुक्त काल थे उनको दो खंडों में विभाजित कर दिया गया, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त राम विश्व और लक्ष्मण बंद और शुद्ध प्रेम काव्य, रहस्य मुक्त काव्य, इनको दो दो भागों में, रीति मुक्त को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और रीतिबद्ध को। इसमें है क्या क्या है देख लेते हैं एक बार, आगे बढ़ते हैं। धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, श्रेयदाता की प्रशंसा। नोट है कि आप इनके नोट्स बना लेना, बहुत अच्छे नोट्स हैं और आपको चाहिए तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। विश्वनाथ मिश्र ने लक्षणबद्ध कवियों को रीति सिद्ध कवियों के नाम से संबोधित करते हुए रीतिकालीन काव्य के त्रिपिटकल वर्ग को निर्धारित किया है। रीति सिद्ध में तीन को बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। फिर इनको कितने भागों में बांटा गया? पहले दो भागों में, दो को फिर चार, दो को दो में किया गया, मतलब चार भाग हो गए। फिर इसको रीति सिद्ध को भी तीन भागों में बांट दिया गया। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अमरदास तोष रीतिबद्ध, चिंतामणि कुलपति मिश्र, रहस्य देव मिश्र और रसिक सुमित पद्माकर देव भिखारी दास, इनके अंतर्गत रीति रूपण संबंधों समस्त रचनाएं सम्मिलित की जाती हैं।
जिसमें काव्य लक्षणा हेतु प्रयोजन काव्य भेद की आत्मा और रस ध्वनि शब्द अर्थ गुण दोष रीति अलंकार और छंद का पूर्ण विश्लेषण है, जिन्हें कवियों ने अपने ग्रंथों में किया है। उन ग्रंथों को रीतिबद्ध के अंतर्गत रखा है। श्रेय समाप्त है कि रीति सिद्ध बिहारी और द्विवेदी। बिहारी और द्विजदेव इसके अंतर्गत रचनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो रीति तत्वों के आधार पर बिना उसके लक्षण आदि का उदाहरण और विवेचन करते हुए रचना गया है, उसको बिहारी रीतिकाल सिद्ध कवि कहा जाएगा। मतलब कि पूछा जा सकता है कि किसको रीतिकाल बिहारी कवि कहा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए बिहारी जी को। फिर है रीति मुक्त घनानंद आलम बोधा ठाकुर और द्विजदेव। मतलब कि प्रश्न ऐसा बन सकता है कि रीति मुक्त काव्यधारा के कौन कौन से कवि हैं, या घनानंद या आलम कोई भी कवि का नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन से कवि का कौन से रीति मुक्त का कवि है, तो आपको पता होना चाहिए। रीति तत्वों से मुक्त होकर किसी भी विषय पर स्वच्छ होकर लिखी गई रचनाओं का सदाहार होता है। फिर है रीतिकाल के प्रथम आचार्य और केशवदास और बिहारी दास। तो इधर हैं सर्वरस निरूपक और अलंकार कवि और द्वंद्व निरूपक। तोष रसलीन और पद्माकर सुखदेव मिश्र याकूब खां बेनी प्रवीण उजीन यारे चंद्र शेर बनपेथी और नवा है कुलपति मिश्र और देव। मतलब कि पूछा जा सकता है कि सर्वरस निरूपक के कौन कौन से कवि हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर पूछेगा अलंकार विधि के कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अलंकार विधि के हैं जसवंत सिंह मतीराम, और तीसरे हैं पद्माकर, चौथे हैं रसिक समृति, और पांचवें हैं सुखदेव मिश्र, छठे हैं भूषण और सातवां है दुल्हा। फिर है पहला है द्वंद्व निरूपद के लेखक हैं मुरलीधर भूषण, और दूसरे हैं गोप कवि, तीसरे हैं सेवा सदन, और चौथे हैं राम रसाय, और पांचवें हैं मतीराम, और छठे हैं सुखदेव मिश्र। फिर है श्रृंगार रस और नायक नायिका में मतीराम और कृष्ण भट्टदेव ऋषि और ललिदास त्रिवेदी। ठीक, फिर इधर पढ़ते हैं प्रवर्तक रचना के समय आधार और कारण, किस किसने क्या क्या कहा है, ये सब पढ़ेंगे। कृपया राम ने 1541 हित तरंगणी के आधार पर, और कारण था क्या, कालक्रम की हित। दूसरे हैं केशवदास जो 1555 से 1617 रसिक प्रिया कवि प्रिया और कवि व्यक्तित्व कर। तीसरे हैं चिंतामणि 1643 ईस्वी से कवि कुल कल्पतरु और काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस विलास श्रृंगार मंजरी, और कवि रंजन अखे परपरा की दृष्टि से। फिर है आगे हैं हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम नायिका भेद ग्रंथ कृपया राम हिंद तरंगणी 1541 ब्रजभाषा दोहा में लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि हिंदी काव्य शास्त्र का प्रथम जो नायक मेण ग्रंथ कृपया राम द्वारा हिंद तरंगणी और 1541 में लिखा गया था, वो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा में रचित इस कृति में कवि ने दोहा छंद शैली
अपनाई है। ब्रजभाषा में रचित इस कृति में कवि ने क्या दोहा छंद शैली अपनाई है? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने। कृपया रामकृत ने हिंद तरंगड़ी को हिंदी साहित्य की प्रथम सतसई होने का गौरव प्राप्त किया है। फिर है आगे है दूसरा टॉपिक है कई काव्य शास्त्रीय पक्षों प्रबंध नशा मुक्त और शैली की प्रतिनिधित्व के कारण। फिर है भक्ति से रीति काव्य के रूपांतरण का श्रेय और अधिकार का श्रेय ये किसने है? केशवदास ने। फिर है वे कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल में हैं पर प्रवृत्ति के आधार पर वे रीति काल में आते हैं। मतलब कालक्रम की दृष्टि से किस काल में है? भक्ति काल में है, पर वो प्रवृत्ति के आधार पर किस काल में आते हैं? रीति काल में आते हैं। तो इसमें पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू शुक्ल, इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया है। मतलब इसमें सम्यक नहीं है कि इसने पहले आचार्य केशव ने ही किया है, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अर्जेंट परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के 50 साल पीछे चला और वह फिर भी एक भिन्न आदर्श को लेकर के केशव के आदर्श को लेकर और है रीति ग्रंथों में हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। क्या है? रीति ग्रंथों में जो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा थी वो किससे चली? चिंतामणि त्रिपाठी से चली थी। अतः रीतिकाल को आरंभ संधि से मनाया चाहिए। इन्होंने 1700 के आसपास काव्य विवेक कवि कुल काव्य प्रकाश के शीर्षक 3 ग्रंथों को लिखकर काव्य के सब अंगों का निरूपण किया है और पिंगक या छंद शास्त्र का भी एक पुस्तक लिखी है। तो टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे टॉपिक पता होने चाहिए। फिर है नेक्स्ट है हिंदी रीति काव्य के विकास के कई चिंतन को कलाधारा का प्रयोगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्य शास्त्र प्राकरण अभ्रंश की संहारिक और मुक्तक परंपरा मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों तथा दरबारी में विकसित शास्त्रीय संगीत, इन सब का संपर्क रीतिकाल से हुआ है। मतलब कि पूछा जा सकता है कि जो मंदिरों तथा दरबार में विकसित शास्त्रीय संगीत थे वो किस काव्य में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि रीति काव्य में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है कि अभ्रंश की संहारिक और मुक्तक परंपरा के मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और अंतर भारत में कौन कौन से था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे रीति काल में ही आते हैं, रीति काव्य में। ठीक, राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पूछेगा कि किसके अनुसार, तो आपको पता होना चाहिए राम चतुर्वेदी के अनुसार। फिर है रीतिबद्ध कवि चिंतामणि रामचंद्र, जन्म है इनका 1609, मृत्यु हुई थी 1680 से 1685 ईस्वी तक। तिकवापुर में इनका हुआ था डॉक्टर नागिन के अनुसार 1600 ईस्वी में। पिता इनके थे रत्नाकर त्रिपाठी और भाई थे इनके मतीराम भूषण जयशंकर प्रसाद। संपादक थे रसवर्धन। उपनाम इनका था मणिमाल। कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, छंद विचार पिंगल, काव्य प्रकाश, संहार मंजरी, रस विलास और रमा रस मद कवि रामायण। ठीक, अकॉर्डिंग टू नागिन के अनुसार।
फिर अकॉर्डिंग टू शुक्ला जी के अनुसार है, शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार, कवि कुल कल्पतरु 1133 पद 1800 प्रकरणों में, और दूसरा है काव्य विवेक, तीसरा है काव्य प्रकाश, चौथा है कृष्ण चरित, और पांचवा है कविंद रामायण प्रबंध काव्य। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि आश्रयदाता, इनके आश्रयदाता कहाँ कहाँ से थे? शाहजी भोसले और शाहजहां और दारा शिकोह। मतलब कि ये किस किस के दरबार में रहते थे? तो शाहजी भोसले के और जय सिंह शाहजहां के और दारा सिक्कों के। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। क्लास थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये थ्योरी थी, आप अगर दोबारा क्लास देखेंगे, एक दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी की क्लास जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं और खुद से लिखेंगे नहीं तब तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं पर मैं दूसरे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।